इनका खाने का इंतजाम करा, पीछे प्लेट लगा रखे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब आदरणीय धर्मवीर जी। मनीष जी भोजन पीछे पीछे। और आप लोग तो ये मत जाइए, आप तो यहीं बैठो। और चिट्ठी मेरे गांव की ये कार्यक्रम जो है, हंसराज रल्हन जी आगे हैं, सोनोटेक कंपनी के चेयरमैन हैं, पूरा यूरोप घूम के आए हैं। अभी कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड? कहाँ गए थे अभी आप? जर्मनी? किम पल्ला पड़ी जर्मन भाई? फिर क्यों गया था जर्मन? अच्छा, वो बहनिया बोलने लगे होंगे देसी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो पूनम जी, स्वागत। आइए पूनम जी। पूनम भारद्वाज जी अशोक विहार से विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा में भिवानी का स्वर बुलंद करती हैं। तालियां तो हो बस सब मिलके पूनम जी के लिए। डॉक्टर दीप्ति को देख रहा हूं क्या? दीप्ति जी है ना? आकांक्षा जी, डॉक्टर आकांक्षा, गंगाराम हॉस्पिटल। मेरा खोपड़ी में नाम तो सबका रजिस्टर्ड है, लेकिन कई बार चूक होती है मेरे से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब, आइए। डॉक्टर आकांक्षा गंगाराम हॉस्पिटल की बड़ी डॉक्टर है। नहीं भाई साहब, स्थिति वही हो रखी है, मेमोरी कम हो रही है धीरे धीरे, ईमानदारी से। धर्मवीर जी कहाँ चले गए? नहीं, धर्मवीर जी दूसरे वाले आए थे। अच्छा अच्छा, आ रहे। तो अब हमारे साथीगण धीरे धीरे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हम थोड़ा घंटे डेढ़ घंटे में ये निराशा के भाव से निकल जाएंगे बाहर। यस और नो? हाँ, कोई निराशा नहीं है? मैं बहुत दुखी, मैं बहुत डिप्रेस हूँ यार। अच्छा, इस वजह से है। इतनी तैयारी की हमारे मित्रों ने, मुझे लगा कि ये तो जहाज पानी में डूब गया आज। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। अब हम एक, हमारे बीच में कवित्री हैं, उनको सुनेंगे। एक नेशनल, राष्ट्रीय स्तर की कवित्री हैं, प्रियंका राय उनका नाम होता है। प्रियंका राय कहाँ बैठी हैं? प्रियंका राय, प्रियंका दिखाई नहीं। प्रियंका राय कहाँ है कवित्री? शायद तो माहौल बदल जाएगा, चिंता ना करें आप लोग। मुझे एक साथ कई काम करने पड़ते हैं, बुरा ना मानिएगा। तो ये हमारा चौथा कार्यक्रम है चिट्ठी मेरे गांव की। ऐसे कोई हैं जो चारों कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं? रेज योर हैंड। ओह, काफी लोग हैं जो चारों में रहे हैं। ऐसे कितने जो पिछले कार्यक्रम में आए थे? सुनीता दुग्गल जी के निवास पर हमने कार्यक्रम किया था, सांसद आप थे। आप सबका स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी परिचय का दौर शुरू होगा। मैं थोड़ा सा संख्या का इंतजार कर रहा हूं। आप सबको मंच पर बाकायदा बुलाया जाएगा, सबको एक एक का परिचय होगा एक दूसरे से। प्रियंका जी कहाँ चली गई? अच्छा, ओके। लगता है चाट बहुत अच्छी बनी है। लोग निकल रहे हैं चाट खाने के लिए, तो चाट ज़्यादा अच्छी बनी है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कलकल जी को बुलाते हैं। वो प्रियंका नहीं है, कलकल जी है अपने पास, वो तो है। हम दोनों तो इन हाउस कवि हैं। अनिल भाई भी हैं, अनिल से मोहता जी भी, उनको भी बुला सकता हूँ। वो आ गई, प्रियंका आ गई। नहीं, हम तो घर के लोग हैं भाई। अच्छा, नरेश ढिल्ले भी आ गए। लो, अब कवियों की कमी थोड़ी है अपने पास, पूरा घर में कवि ही कवि हैं सारे। धर्मवीर भाई साहब भी आ गए। प्रियंका जी आ जाओ मंच पर। एक अंग वस्त्र से स्वागत करेंगे प्रियंका जी का। कांता जी,
आइए। थोड़ा सीट बना लो बीच में, एडजस्ट। वैसे भी कम बहुत। महेश वर्मा जी से परिचय कर लो आप, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के। प्रियंका कहाँ गई? प्रियंका एक बार तालियां प्रियंका के लिए हो जाए। और प्रियंका कुछ ऑपरेशन सिंदूर को लेके कुछ प्रस्तुति आप उनकी कविताओं की सुनेंगे। हिंदी मंच कवि सम्मेलन का एक बड़ा हस्ताक्षर है। प्रियंका बहुत मंचों पर जाती है, धूम मचाती है। कविता सुनने का पता ही है आपको, थोड़ा सा हाँ हूँ करना पड़ता है, कुछ ताली बजानी पड़ती है, तब कवि को जान आती है। ये पता है ना आप लोगों को। तो एक बार कवि में जान डालने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, वेरी गुड। सबको पता है क्या करना पड़ेगा। ये यहाँ से बोलोगे वहाँ से बोलोगे? हाँ ठीक, ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी ठीक बोलो। आते ही मेरा परिचय पूछा गया। मैं पूरे स्वाभिमान के साथ ये तो नहीं कह पाई कि मैं भिवानी मैत्री परिवार का एक हिस्सा हूँ, पर मैं बनारस के होने के नाते मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मैं इस समय पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा हूँ। तो एक बार हम कवियों के लिए तालियां बजनी चाहिए। और मैं प्रारंभ करना चाहती हूँ, इस पावन मंच से जुड़ने का प्रयास करती हूँ, इस सशक्त परिवार का एक हिस्सा होने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। माँ गंगा का आशीष लिए सृष्टि का नवल विधान बनूं, भारत माता की पुण्य धरा का मान बनूं, सम्मान बनूं। हे आदि शंकरा महादेव, इतना वरदान मुझे देना। मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। मेरी पहचान सदा काशी, मैं काशी की पहचान बनूं। और मैं भी चाहती हूँ कि एक ऐसा समय हो जब भिवानी परिवार की तरह हम भी हर कोई अपना एक अपने परिवार, अपने समाज को लेकर, अपने गांव को लेकर एक परिवार बनाए और जहां कहीं भी हो उसका नेतृत्व करे। आज जिस विषय को लेकर आज यह मंच सजाया गया है, मैं वहीं से बात प्रारंभ करती हूं और वहीं पर अंत भी करूंगी अपनी कविता का। मैं आदरणीय राजेश चेतन जी का हृदय से आभार करती हूँ। उन्होंने सदैव मुझ पर विश्वास दिलाया, इस नाते मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, मैं आप सभी के परिवार का हिस्सा हूँ। एक जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं होता कवियों को पढ़ पाना। मैं बात प्रारंभ करती हूँ, सुनेगा। धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र हो उठा था, धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र हो, धमनियों में रक्त का प्रवाह तीव्र हो उठा था। मासूमों की चीख जब सुनाई पड़ी कानों में, मस्तक सिंदूर स्वाभिमान को सजाए वीर बढ़ रहे थे, लड़ रहे थे बारूदी तूफानों में। नेत्र विकराल काल स्वयं महाकाल बन, नेत्र विकराल काल स्वयं महाकाल बन, आग सा बरस रहे थे उनके ठिकानों में। कालिका भवानी बनी सोफिया व व्योमिका तो, कालिका भवानी बनी सोफिया व व्योमिका तो। घोर सन्नाटा हुआ मजहबी दुकानों में, घोर सन्नाटा हुआ मजहबी दुकानों में। उन्हें लगा कि हम धर्म पूछकर अगर मारेंगे तो हिंदुस्तान में भी मुसलमानों का एक बहुतायत वोट हमारे हिस्से में होगा। पर हमारे सशक्त प्रधानमंत्री ने एक ऐसा मिसाल पेश किया सोफिया कुरैशी को इस नेतृत्व का, इस मिशन का एक हिस्सा बनाकर, कि पूरे विश्व पर भारत की एकता और अखंडता का जो परिचय बना, उसके लिए एक तालियां बजनी चाहिए, उस गौरव के लिए तालियां बजनी चाहिए। और जैसा कि प्रायः सेना पर प्रश्न उठते रहे हैं, मैं आदरणीय अग्रवाल जी हमारे सन्मुख उपस्थित हैं, मैं उनको समर्पित करते हुए यह पंक्तियां पढ़ती हूँ कि प्रश्न जो उठाते रहे बार बार सैनिकों पे, प्रश्न जो उठाते रहे बार बार सैनिकों पे, उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश था। बहन बेटियों के रक्षार्थ ही जिए मरेंगे, पूर्वजों से हमको मिला ये उपदेश था। मांग के सिंदूर का पता है धर्म दुनिया को, तुम जाहिलों को ही बताना सिर्फ शेष था। और पूरी दुनिया तो ये भी जानती रही है, कायरों का देश है वो, कायरों का देश था। कायरों का देश है वो, कायरों का देश था। कायरों का देश है वो, कायरों का देश था। और एक क्षण उस प्रबल नेतृत्व के नाम, जिसने उस विषम घड़ी में कितनी ही धैर्य और कितनी ही निडरता के साथ अपने
होने का उत्तरदायित्व दिया। कहते हैं कि जब हम दुख में होते हैं तो माँ को याद करते हैं, पर जब हम संकट में होते हैं तो हम पिता को याद करते हैं। उस बेटी ने जिस आशा और विश्वास के साथ मोदी जी से आह्वान किया, उसका उन्होंने कैसे परिचय दिया, इस मिशन को पूरा एक सिंदूर नाम दिया और उस बेटी को वो सम्मान दिया, सिंदूर को वो स्वाभिमान दिया जो पूरा विश्व देख रहा है। तब एक छंद पढ़ती हूँ, सुनेगा कि भारत की आत्मा को तार तार कर दिया, भारत की आत्मा को तार तार कर दिया, मासूमों की चीख और जख्म के निशानों ने, मिशन नहीं था मात्र स्वाभिमान हिंद का था, मिली जो चुनौतियां स्वीकार ली जवानों ने, तुमने कहा था जाके मोदी को बताना और हिंद की दो बेटियों को सुना तेरी कानों ने, देश के प्रधान पे चला न जोर दुनिया का, देख लिया है ये पूरे विश्व के प्रधानों ने, देख लिया है ये पूरे विश्व के प्रधानों ने, देख लिया है ये पूरे विश्व के प्रधानों ने। यह थी कुछ साहस की पंक्तियां, स्वाभिमान की पंक्तियां और निडरता की पंक्तियां। पर मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूं। आदरणीय कलन साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। यह गीत उस बेटी के हृदय की वेदना है जो दुख में अपने पिता को कैसे व्यक्त कर रही है। उस गीत से मैं चाहूंगी आप सभी जुड़े। तालियों की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता होगी चेतना की, आवश्यकता होगी संवेग की। सुनिएगा उसी एक भावना के साथ। संग भेजा था मुझको जिसके, संग भेजा था मुझको जिसके, आज उसी से दूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर हुई, फेरे सारे ठीक लिए थे, मन से सारे वचन सुने थे, सीने पर सर रख कर उनके मैंने कितने स्वप्न बुने थे, आज चूड़ियों के संग संग में, आज चूड़ियों के संग संग में मैं भी चकनाचूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर हुई, कितने अरमानों से रास्ता देख रही थी होलिका, उससे पहले नाता टूटा उनसे बिंदिया रोलिका, मेहंदी और महावर देखो, मेहंदी और महावर देखो, हमसे यूं मगरूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर हुई। और आम पत्नियों की तरह उन जवानों की पत्नियां भी, उनकी भी कुछ डिमांड होती है, उनकी भी कुछ आशाएं होती है अपने पति से। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने कुछ सामान था मांगा लेकिन वो सम्मान दे गया, देकर अपनी जान देश हित पूरा हिंदुस्तान दे गया, मैंने कुछ सामान था मांगा लेकिन वो सम्मान दे गया, देकर अपनी जान देश हित पूरा हिंदुस्तान दे गया, बनकर बेवा एक वीर की, बनकर बेवा एक शहीद की मैं तो कोहिनूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर हुई, देखो बाबा तेरी बेटी आज बिना सिंदूर। आप 10 मिनट में 8 मिनट में सुन लेते हैं। उस कविता को लिखने में कवि कितना खर्चा करता है आपको एहसास है कभी, है कि नहीं? तो बहुत मेहनत से
प्रियंका लिखती हैं, आज समय कम था नहीं तो और सुनाती। इनका एक गीत है कश्मीरी पंडित को लेकर, मैं तो कई बार रोया उस गीत के ऊपर। बहुत बहुत साधुवाद प्रियंका के लिए, बार फिर तालियां। और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाने का मन है, लेकिन थोड़ा सा अब और इंतज़ार करूं। समय बताओ क्या हो गया है? 6:30। हाँ, तो अभी आधा घंटा 10-15 मिनट कलकल जी को सुनना जरूरी लगता है मेरे को। सुनना चाहिए कलकल जी को? नहीं सुनना चाहिए? कितने लोग कलकल जी को सुनना चाहते हैं? सबको 100 रुपये दे के आए हो गए भाई? सब आपके साथ खड़े हो जाते हैं। कलकल जी की खूबी है कि वो हास्य के भी कवि हैं और बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। आजकल एक नया रूप देखने को मिल रहा है इनको, ये फैमिली कंसल्टेंट हो गए हैं। ये पता है कि नहीं आपको? मैं अभी PHQ में बैठा था, 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। कपल्स के फ़ोन आ रहे हैं, भैया वो आपने एक मंत्र दिया था, 10 साल से हमारा झगड़ा हो रहा था, सब ठीक हो गया है, आप कहाँ मिलोगे बाबा? आपके पाँव छूने आके मिठाई का डब्बा लेके आना चाहते हैं। मेरे सामने की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। तो राजेंद्र कलकल अब रिटायरमेंट के बाद बाबा राजेंद्र कलकल परिवार बसाने वाले, ऐसा एक व्यक्तित्व है उनका अपने आप में। राजेंद्र कलकल जी का एक शब्द से वो क्या क्या बातें निकाल लेते हैं। और आदरणीय अनिल समोता साहब के पास में बैठे हैं, थोड़ी देर सत्संग ले लेते हैं, उनका भी जरूरी है। हमारे कुछ मित्र आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। बहुत कष्ट है जी, बरसात रुक गई कि चल रही है? अभी रुक गई। आप लोग बरसात में रुकी हुई थी? अच्छा, तो राजेंद्र कलकल साहब को बुलाया जाए। भाई साहब 100 संख्या आपको जुटानी है। क्या हो गया? आ जाओ, राजेंद्र कलकल साहब को सुनते हैं। हमारे बीच में एक भारतीय वायुसेना के एक बड़े व्यक्तित्व बैठे हैं, भाई रमेश अग्रवाल जी। ये जो टोपी धारण करते हैं, वो जब मैं रमेश जी को देखता हूं तो मेरे सामने ऑपरेशन सिंदूर आ जाता है। ये टोपी उसी का प्रतीक है। मुझे लगता है कि इस समय ये कह सकते हैं कि भारत की वायुसेना विश्व की श्रेष्ठ वायुसेनाओं में से एक है। पानी की बोतल है क्या यहाँ पे? और मुझे तो लगता है कि जो काम इजराइल नहीं कर सकता वो काम हिंदुस्तान ने किया। जहां हमने सोचा, जो ठिकाने निश्चित किए थे, जाके वहीं जाके अटैक किया। रमेश जी बताएंगे वो कैसे करते हैं, क्योंकि वो उसके भीतर रहे हुए हैं। और कल रात की खबर यह है कि कुछ और ठिकाने मोटा भाई खोज रहा है। अजीत डोभाल साहब ने तो बता दिया कि हाँ मैंने खोज लिए हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर का सांस ऊपर का, नीचे का सांस नीचे चल रहा है। अगले 72 घंटे में कुछ और सूचनाएं मिलने की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा चल रहा है। पूनम जी और राजकुमार जी भाई सब आ गए हैं। राजेंद्र कलकल जी यहाँ से बोलोगे वहाँ से बोलोगे? एक बार मेरे सम्मान में कुछ बोलेंगे? हाँ, मैं बुला देता हूँ। राजेंद्र कलकल जी दिल्ली पुलिस में ACP हैं, PHQ पुलिस हेडक्वार्टर में ACP हैं, गांव इमलोटा के हैं। बाकी बातें जो मैंने छोड़ दी है वो प्रमोद शर्मा बता देंगे। कलकल जी को बुलाने से पहले 6 पंक्ति आपको समर्पित करता हूं जी। कि दिल्ली पुलिस के इतिहास पर करते हैं जो शोध। भाई साहब के पास एक डिपार्टमेंट है जिसमें दिल्ली पुलिस की पुराने से पुराने जो रिकॉर्ड हैं उनको संभाल के रखा हुआ है। और मेरे ख्याल से एक चारपाई के लिए, हुक्के के लिए भी कोई FIR दर्ज हुई थी, आपने उसका कैरिकेचर भी बनाया था कि दिल्ली पुलिस के इतिहास पर करते हैं जो शोध, बहुत ही उत्कृष्ट है उनका काव्य बोध। इनका काव्य बोध लिखे कविता, गजल और दोहे, कार्टूनिस्ट की छवि लेती है मन को मोहे। और आपका एक काव्य संग्रह था मुंडेरों पर चिराग। मुंडेरों पर चिराग काव्य संग्रह से काव्य जगत में मचा दी हलचल। और कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं आपके बीच राजेंद्र कलकल। तो स्वागत कीजिए कलकल जी का। आप सभी को नमस्कार। सारे घरेलू आदमी भिवानी के। अभी राजेश जी ने बताया कि आगे बाबा कलकल के नाम से वो जाने जाएंगे, तो वो सही कह रहे हैं। अभी भी कई लोग बाबा कलकल के नाम से बोलने लग गए जो है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई दिल्ली पुलिस का जो सबसे इंटेलिजेंट ACP है ना,
अभी समोता साहब थे, अभी रिटायर हो जाएंगे, इसके बाद मैं ही रह जाऊंगा। एक पहले क्या कहते हैं, कुछ गज़ल के कुछ शेर सुना देते हो। एक मज़ाहिया गज़ल है, फिर थोड़ी काम की बात कर लेंगे। जैसे मर्जी कुछ आज वैसे ही देखने आए थे, लेकिन न फूटी आँख जिसको मैं सुहाता था, न फूटी आँख जिसको मैं सुहाता था, उसी को देखकर मैं मुस्कुराता था। हंसराज जी को समझ में आ गया, आप गहराई तक चले गए। न फूटी आँख जिसको मैं सुहाता था, उसी को देखकर मैं मुस्कुराता था। न आने के बनाता था बहाने जो, न आने के बनाता था बहाने जो, कहाँ मैं भी उसे दिल से बुलाता था, कहाँ मैं भी उसे दिल से बुलाता था। रमेश अग्रवाल जी बैठे हैं। रमेश साहब, आजकल एक और बड़े भैया वाला को दूसरा आपके कॉम्पिटिटर है, कौन है आपकी? ये वो आपका ही हो? अच्छा, मैंने कहा कहीं वो कॉपीराइट का कहीं इशू आ रहा हो। इशारे मुझको करता था वो नज़रों से, इशारे मुझको करता था वो नज़रों से, मैं आँखों को मगर बस टिमटिमाता था, मैं आँखों को मगर बस टिमटिमाता था। मैं बचपन में भी करके कांड तूफ़ानी, मैं बचपन में भी करके कांड तूफ़ानी, शरीफों सी यूं ही सूरत बनाता था, शरीफों सी यूं ही सूरत बनाता था। न आती थी मुझे बीड़ी जलानी पर, न आती थी मुझे बीड़ी जलानी पर, मैं स्टाइल से उसको पर बुझाता था, मैं स्टाइल से उसको पर बुझाता था। रईसों सा रहा मैं मुफलिसी में भी, रईसों सा रहा मैं मुफलिसी में भी, मैं नकली नोट शादी में उड़ाता था, मैं नकली नोट शादी में उड़ाता था। दो चार पुराने काम के शेर सुना देता हूँ दूसरे, ताकि वो रट लें ना, कॉपीराइट मिल जाता है एक साथ से, बार बार पुराने हो गया पानी हो गया। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। शुक्रिया भाई साहब। पड़ गया पीछे ज़माना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं, पड़ गया पीछे ज़माना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं, और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। शुक्रिया। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है, और करेगा देखकर वो आईना क्या, करेगा देखकर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जलाकर जाऊंगा, मुंडेरों पर चिराग मुश्किल काम होता है, हवाओं से बुझने का डर होता है। तो ये राजेश चेतन जी के लिए शब्द, उनके मतलब उनके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, जो उन्होंने मुंडेरों पर चिराग जला रखा है, BPMS नाम की संस्था बनाई हुई है, और इतनी मेहनत करते हैं दिन रात अपना जो सबको एकत्रित करने के लिए, और बल्कि दिल्ली के अंदर इतने आदमी भी इकट्ठे करने, तो वो आज किसी वजह से बारिश हो गई, तो जितनी ये मेहनत करते हैं तो इनके ऊपर है। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊँगा, ए हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊँगा, और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊँगा। एक बार जोरदार तालियां राजेश चेतन जी के लिए। एक शेर रिश्तों के ऊपर। रिश्ते पता है भाई साहब आजकल सारे नकली हो गए, जैसे सब्जी नकली हो गई, केमिकल की प्रमोद जी, और सब्जी हो गई नकली। पहले धनिए का जो है ना 2 पत्ते भी मम्मी डाल देती थी, तो हम भाई बहन लड़ाई करते थे कि क्यों धनिया डाल दिया, पूरे सब्जी में स्मेल हो गई। बच्चे होते थे जैसे, हमें पता नहीं था कि इसका इतना फ़ायदा है। आजकल क्या कहते हो, धनिए को पालक की तरह काट के डाल दो, कोई स्मेल नहीं होती। क्यों? क्योंकि नकली हो गया काम सारा। तो रिश्ते भी ऐसे ही हो गए नकली। पहले के रिश्ते होते थे परमानेंट। गांव में हमारा दादा एक 6 फुट का, दादी 4 फुट की, पूरा जीवन हंसते खेलते निकाल दिया। दादा के दिमाग में कभी नहीं आया कि तलाक नाम की भी चीज़ होती है। और आजकल बच्चे जो है मतलब इकट्ठे रह लेंगे 2-2 साल, और शादी होते 4-5 महीने में वकील ढूंढने लग जाएंगे तलाक के लिए। तो मेरा तो यही मशवरा है कि आजकल ब्याह शादी में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 5-5, 10-10 आदमी बुलाओ और उनका सिंपल सा ब्याह कर दो।
1 साल बाद जो है ना बच्चों से पूछ लो कि ख़त्म करना है कि कंटिन्यू करना है। अगर वो कह दे कि भी नहीं दिल मिल गया आगे चलाएंगे, तब अपना ढोल डाल बजा लो, रिसेप्शन कर लो। आदमी पहले शादी पे खर्चा करता है, फिर वकीलों पे खर्चा करता है। इसीलिए हाँ, ऐसे में बीच बीच में काम की बात भी बोल देता हूँ, तब भी अपने आप को मैं बुद्धिजीवी बोलता हूँ। और हो भी गया हूँ बुद्धिजीवी, मुझे पता नहीं था, लेकिन जो दूसरों के रिएक्शन देख के लगता है कि असली में बुद्धिजीवी हूँ। कई बार भाई साहब नींद नहीं आती रात को, मुझे पता ही नहीं बुद्धिजीवी को सोना कैसे है। पहले तो आराम से कराटे लेके सो जाते थे, अब तो दिमाग में आता बुद्धिजीवी हो तो पता नहीं इस करवट सोना है, ऊपर मुंह करके सोना है। बड़ी टेंशन की बात है बुद्धिजीवी बनना है। लेकिन मजाक की बात करने मतलब 1% बुद्धिजीवी भी नहीं हूँ, लेकिन मतलब ठीक है, टाइम पास हो रहा है। वो जो है ना, वो अनजान आदमी गांव में भैंस लेके जाता है तो घर वाले बिठा लेते थे उसको, भैया अंधेरा हो गया यहीं रुक जाओ। दूसरे गांव में भैंस बेचने जा रहा है तो कहते भी, तो रात को उसको रोकते थे, खाना खिलाते थे, भैंस को चारा डालते थे, सुबह जाता था। सगा भाई भी आजकल घर के अंदर रात को आ जाएगा, रात के 11 बज जाएंगे, बार बार चाय पिलाता रहेगा, और चाय बनवा दूं, उसके एसिडिटी कर देंगे, रोटियों की नहीं पूछेंगे। जब नीचे गाड़ी में छोड़ने जाएगा तब बोलेगा भाई 11:15 हो गए, टाइम तो खाने का हो रहा था, खाना खा जाता। वो मन मन में सोचता है कि खाने का टाइम तो 7-8 बजे हो लिया था, तेरे को खिलाना था तो इस टाइम खिला देता। और वो भी बेचारा इज्जत बचाने के लिए बोल देता नहीं तेरी भाभी ने बना रखा वो खाना, अगली बार खा के जाऊंगा। भाई अगली बार बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। वो मन मन में सोचता अगली बार तेरा आएगा कौन। हमारे अतिथि साहब आ रहे हैं, अभी भी सबका स्वागत है। दादा से पूछ लिया मैंने एक बार, तो दादा आपने दादी को शादी से पहले देख लिया था क्या? अरे बेटा उस टाइम कौन लड़की दिखाता था, उस टाइम तो शादी के बाद घूंघट उठाते समय हाथ कांपते थे, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र चौधरी ने निकल आए, बड़ी टेंशन रहती थी। तो जिस शेयर के बारे में ये मैंने भूमिका बांधी रिश्तों के ऊपर, आजकल अगर जो ना रिश्ते बड़े जल्दी टूटते हैं, मतलब किसी ने फ़ोन किया, आप बाई चांस नहीं उठा पाए, बाथरूम में हो, तो वहीं से रिश्ता मतलब टूटना शुरू हो जाएगा कि यार मेरी इतनी भी इज्जत नहीं है, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। और दोबारा फ़ोन कर दिया, बाई चांस उस टाइम भी साइलेंट में था और नहीं उठा पाए, तो बस वो समझ लो कि भी अगली बार वो करेगा ही नहीं। जब अगली बार कभी मिलेगा तो मुंह सुझाए मिलेगा। पहले कोई मोबाइल नहीं होते थे, कोई रिश्ते परमानेंट रहते थे। दुनिया में जिंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। जिंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल। इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। मेरी 5 मिनट और बच रही होंगी मेरे ख्याल से। मेरा टाइम कितना? 5 मिनट कितना? 2-3 मिनट। देखो 2-3 मिनट तब है जब मैं बुद्धिजीवी हूँ। देखो अब मैं काम की 2-3 मिनट के अंदर ही काम की बात बताता हूँ। राजेश जी को पता है कि 2-3 मिनट कहूँगा तो 5 मिनट तो ले ही लेगा। तो ध्यान से सुनना। देखो जीवन क्या है ना, क्या जो जीवन जो है, हर एक आदमी एक बोरा लिए घूम रहा है कंधे पर कि भी मेरे को ये लोड लिए घूम रहा है कि बच्चों को भी कंट्रोल में करना है, घरवाली को भी कंट्रोल करना है, दोस्तों को भी कंट्रोल करना है, उसने यूं क्यों कर दिया, वो कर दिया। मैं ये कहना क्या चाहता हूँ कि जो आपने बोरा ले रखा है वो फालतू का है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे जाके जो बोरे को उतार के देखोगे ना, कि आप सोचोगे बड़ी कीमती चीज़ है उसके अंदर। कोई पूछे भाई ये क्या लिए घूम रहा है, कहता है इसमें तो मेरा कीमती सामान है। जब आप उसको खोल के देखोगे इसके अंदर क्या मिलेगा, मतलब रोड़े पत्थर ईंट बजरी कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर। बिना काम का लोड तार दो, फ्री रहो, ऊपर वाले को याद करते रहो। जो बिना काम का कि यूं कर दूंगा, उसको सुधार दूंगा, इसने ये कह दिया, मुकेश ने कह दिया, विमलेश ने ये कह दिया, किसी ने कुछ नहीं कह दिया। कहने वाला भी चला जाएगा, सुनने वाला भी चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। अभी हमने नया साल मनाया था, कोई केरल गया था, मैं भी केरल गया था, अभी की यादें हैं। देखा आधा साल चला भी गया, अब बारिश के बाद दिवाली आ जाएगी, फिर से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। इतना जल्दी मतलब समय बीत रहा है कि जिसके आप बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय ये नहीं है कि भी मुकेश ने कह दिया, विमल ने क्या कह दिया। चिंता का विषय ये है कि रोज़ जीवन का एक दिन कम हो रहा है, क्या आप इसको एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो लास्ट के टाइम के बड़बड़ाता है आदमी, और वो इतना ज़्यादा पछतावा होता है कि जो आदमी के सब्र नहीं होता वो बड़बड़ाता रहता है, कि वो यही बड़बड़ाता है कि सारा जीवन में समझाने में लगा दिया,
ये कर ले वो कर ले, नल खुला मत छोड़, बच्चों को बता रहा है कि सब्जी मत छोड़ा कर। किसी को कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सब ठोकर खा के अपने आप सीखेंगे। ऊपर वाले को याद करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ऊपर वाले से कनेक्शन जोड़ के रखो। दिमाग में ये बिठा लो कि ऊपर वाले सीसीटीवी के हिसाब से काम करना है। नीचे के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं इनकी तो पता चलेगा जब काम की जरूरत पड़ती है। जब समोता साहब जाके अपना वो पूछते हैं ना, कोई हो गया, कोई क्राइम हो गया वहाँ पर, तो सीसीटीवी कैमरे की वो रील भी नहीं मिलती। पता चलता है कि भाई वो उस टाइम लाइट चली गई थी, है ना, उस टाइम सिग्नल नहीं आ रहे थे, उस टाइम कैमरे का मुंह नीचे हो गया था, कौवा बैठ गया था, समझ रहे हो। उस सीसीटीवी कैमरे का जो है कि 20 जन्म का नहीं, पिछले जन्म का सारी रिकॉर्डिंग है उसके पास। उस सीसीटीवी कैमरे में तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है कि हम अंदर अंदर सोच क्या रहे हैं। तो उस रिकॉर्डिंग का ध्यान रखो। ऊपर वाले सीसीटीवी कैमरे का ये दिमाग में रखो, जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, उसको याद रखो। किसी को सुधारने की कोशिश मत करो, समझाने की कोशिश मत करो। जीवन बड़ा बढ़िया कटेगा, आखिर में पछताना नहीं पड़ेगा। और एक छोटी बात यह कि अगर मेरे को कहीं कोई प्रधानमंत्री अगर मैं होता, अगर हो क्या पता बन जाऊँ या अगले जीवन में, हमारे यहाँ क्या करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा फालतू की चीज़ें, मतलब कई चीज़ें, भाई काम की चीज़ क्या है, गिनती विनती सिखा दो, लिखना पड़ा, इंग्लिश हिंदी सिखा दो लिखनी, उसके फालतू तो बेकार की चीज़ें हैं सारी की सारी। कि भाई इस एंगल से देखोगे तो, और इतना एंगल का कोण है तो कितनी ऊंचाई होगी बिल्डिंग की, वो जिसने आर्किटेक्ट होगा वो सीख लेगा। बिना काम पर हर एक आदमी को बताने की क्या जरूरत है। काम की चीज़ पढ़ानी चाहिए। कि रात को पेट दर्द हो गया तो अभी क्या करें, रात को 2 बजे कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, तो अब जा नहीं सकते। उसको पता होना चाहिए बच्चों को भी, मेथी के दाने ले ले गुनगुने पानी में, पेट ठीक हो जाएगा। 15 साल जाता है आदमी, मतलब स्कूल कॉलेज के मिला के, उसको सिलेंडर चेंज करना नहीं आता। मम्मी का सिलेंडर कहता मम्मी आता ही नहीं, उस तार खींचने लग जाएगा पाइप को। ये चीज़ सिखा दो। चेक भरना नहीं आता, कॉलेज में ग्रेजुएट हो गया, उसको चेक भरना नहीं आ रहा, तो 15 साल क्या कराया। 15 साल सिखा दो ना। तुम्हारे पास आ रहा बच्चा, नहा धो के जा रहा है, तैयार करके भेज रहे हैं, तो ये सारी चीज़ सिखा दो। जब ग्रेजुएट हो तो उसको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। शादी की भी चीज़ बता दो कि शादी के बाद अपनी इज्जत कैसे बचानी है। शादी कर देते हैं, देख लिया 25 साल का 27 साल का हो गया, ब्याह कर दिया, अपनी बेइज्जती कराता रहता है, घरवाली से सीखता रहता है। अगर उसको कोई एक चैप्टर हो जाए पहले कि भी यही काम करना है, उसको फालतू की चीज़ पढ़ाते रहेंगे कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था और अशोका का जन्म कहाँ हुआ था। भाई जन्म कहीं भी हुआ उनका, ये बताओ जब पोछा लग जाए तो चप्पल कहाँ निकालनी है। काम की चीज़ बता दो ताकि बेइज्जती नहीं होए। तो और जो इसकी जो है बस ये 2-3 शब्द जो है ना ये बता देता हूँ। उसका जो है शादीशुदा ज़िंदगी के लिए जो चैप्टर होना चाहिए था तो था नहीं। उसके 4-5 पॉइंट्स हैं। जो आदमी मतलब खुशी जीवन, वैवाहिक जीवन जीना चाहता है, हिंदुस्तानी आदमी तो अगर घरवाली सेट हो जाए ना, जो उसके काबू में आ जाए तो वही स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन आम आदमी क्या करता है, वो सीखता ही नहीं है, मतलब उन्हीं गलतियों को करता रहता है और अपनी बेइज्जती कराता रहता है, सीखता रहता है। आदमी अगर अपनी इज्जत बचाना चाहता है, सबसे पहली चीज़ ये है कि घरवाली की हाँ में हाँ कर दो। शादी से पहले मुझे भी लगता था कि यार ये जो आपके किसके समझ में आई देखने में बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये, लेकिन कईयों का घर बस चुका है। जो मेरे को थैंक यू बोलते हैं बार बार बीच में आके कि भाई आपके जो बात बताई थी, हाँ मैं यहाँ कर दो का मतलब ये कुछ भी गए कहते कर लेना भाई ठीक है। तो ये दिमाग में लगा लो कि वो अर्धांगनी है, उसी की वजह से घर चल रहा है। अर्धांगनी का मतलब आधा हिस्सा, इंग्लिश में बल्कि बेटर हाफ बोलते हैं, लेकिन आदमी समझता नहीं है, उसको पैर की जूती समझता है, बस इसलिए अपनी बेइज्जती कराता है। वो कहेगी 4 चूल्हे का गैस लूँगी दिवाली पे, तो ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगाने की जरूरत नहीं। कहते भाई 4 का ले ले, 10 का ले ले, तो ही मालकिन है, बस खत्म कहानी। कहना ही तो है। बल्कि बुद्धिजीवी तो ये की और कह देता है कि करे कर रहने दे, कंजूसड़ी कुछ नहीं लेगी, तू तो खाली कहने की है। तो अपने एक जो सूट को इतने साल निकाल देती है, ये कहने के बाद तो जोश में आ जाएगी, बेटा वो अंदर का पंखा बंद कर दे, वो लाइट बंद करके बिना काम का खर्चा हो रहा है। कुछ भी नहीं है, खाली दिमाग का खेल है। बस आप दिमाग में ये बैठ लो कि इसकी इज्जत करनी है बस। दूसरी चीज़ जितना कहा उतना ही काम करना है, जितना का उतना ही करना है। वो कई बार कहते हैं मशीन जो है ना, वो कपड़े धुल के वो कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन से चेयर पे रख दो, चेयर पे रख दो, इतना ही काम, मतलब चेयर पे रख दो बस। ज़्यादा बुद्धिजीवी और ज़्यादा उसको हेल्प करने की कोशिश मत करो। आदमी क्या करता है, मंदबुद्धि होता है, वो थोड़ा भोला होता है, वो खुश करने के लिए क्या करेगा, उनको सुखाने की भी कोशिश करेगा। फिर डांट पड़ेगी, मेरे गीलों के ऊपर तूने सूखे डाल दिए, सूखे ऊपर गीले डाल दिए। फिर जितना का उतना ही काम करो, टेंशन खत्म। कई बार सब्जी लेने जा रहे हो, कहते हैं भाई ये भी ले आना, ये भी लेना, आधा किलो भिंडी भी ले आना, मतलब जो जितना का उतना ही लाना है। आधा किलो भिंडी का मतलब आधा किलो भिंडी। लेकिन आदमी बोला है, वो कई बार कहेगा तो आधा किलो भिंडी, लेकिन वो करेडी वाला कई बार कह देता है कि जी आधा किलो ये तो 80 रुपये बेची या 40 रुपये बेचने का भाव है ये, और जो है ये बड़ी कच्ची है, तोड़ के दिखाएगा वो। तो उसके कहने में वो 1-1.5 किलो ले आएगा। इसका तो हो गया खत्म। बस 2 मिनट रह गए बस भैया। हेलो हेलो, हाँ इतनी देर में तो भिंडी पाक लेंगी
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी भिंडी कितनी भी कच्ची हो, जब आधा किलो का ये तो आधा ही लानी है, और घर में जब बैग रख के अंदर की तरफ जाएगा सब जब पीछे से आवाज़ आएगी, घरवाली कहेगी कह रहे भिंडी कितनी बोली थी। अब ये फंस गया, कहता बोल ली तो हाँ आधा किलो थी, लेकिन ये कच्ची वो होते हैं, देख कितनी कच्ची है। कच्ची का सिर में मारूंगी, फ्रिज में जगह तो है नहीं, ठीक है। फिर बच्चे भी आ जाएंगे, कह रहे देख ले अपने बाप की हालत देख कितना क्या करता है। अच्छा शुरू में पता है क्या, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बाप की साइड होते हैं, क्यों, वो मम्मी तो काम में लगी रहती है, घरवाली बेचारी कभी किचन में कभी ये सब कर रही है, बड़बड़ करती रहती है। बच्चे सोचते हैं कि यार ये आदमी तो शरीफ है, वही गड़बड़ है ना, वही चिड़चिड़ करते घूमती रहती है। पर जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं ना, बच्चों को भी पता चल जाता है कि नाश की जड़ी हो है फिर आदमी को इज्जत बचानी मुश्किल हो जाती है, वो भी मम्मी के साइड होते हैं। तो अपनी इज्जत खुद ही बतानी है, खुद ही बचाओ, जितना का उतना ही करो। अब जब एक गलती कर दी, भिंडी ज़्यादा लगा ले आए तो ख़त्म करिए, एक बार डांट सुन ली, उसके बाद बाहर जाके अपना बीड़ी सिगरेट पियो, ख़त्म कहानी। लेकिन आदमी को तो बेइज्जती करानी है। उसने कहा था फ्रिज में जगह नहीं है, मौका दे के फ्रिज में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, चेक करेगा, वो घरवाली को गलत साबित करेगा, तो करी थी कि एडजस्ट नहीं हो रही देख। अब फ्रिज के अंदर दूध है, चटनी है, लहसुन है, जामुन है, 100 तरह की, थोड़ी देर में जो है ना भिंडी दूध में तैरती हुई नजर आएंगी। फिर जो है फिर लड़ाई मचेगी, फिर 2 घंटे जो है आमना सामना होगा। 2 घंटे बाद आदमी को समझ में आएगा चुप रहता तो बढ़िया था। छेड़खानी मत करो, जितना का उतना ही काम करो, घर में कम से कम टाइम बिताओ, जितना घर में टाइम बिताओगे उतनी बेइज्जती होगी। आदमी अपनी घर में बेइज्जती बचा ही नहीं सकता, इज्जत बचा ही नहीं सकता। पर लेकिन आदमी तो जो है ना भोला है, वो कई बार बेड टी पीने के चक्कर में घरवाले के साथ जब बैठ के बेड टी पीता तो अपने आप को VIP महसूस करता है, क्योंकि उस टाइम वो फ्री होती है, आराम से बात करती है कि भी कल मैं मंदिर में गई थी, 500 रुपये दे दिए, पड़ोसन ये बोली वो बोली। अब बेशक बेड टी पी लियो, फिर टाइम होते अपना झोला लेके निकल जाओ। लेकिन वो क्या करता, फैल जाता है आदमी कि प्यार से बात कर ली घरवाली ने, थोड़ी देर में उसका झाड़ू पोछे का टाइम होता है, फिर वही आदमी उसको दुश्मन नजर आता है। फिर वो अपनी चप्पल लेके पंजों पे घूमता रहता है, कभी इस कमरे में कभी इस कमरे में। तो कितना ही प्यार से बोलो, कम से कम टाइम बिताओ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब घरवाली का फ़ोन आए तो उठा लिया करो। आदमी क्या करता है, दुनिया भर के 1.5 घंटे बात करता रहेगा, रील देखता रहेगा, जैसे घरवाली का फ़ोन आएगा बाय डिफ़ॉल्ट उसके टेंशन हो जाएगी, हाँ जल्दी बोल, मीटिंग में हूँ मीटिंग में हूँ। बहन जी कभी मीटिंग सीटिंग में नहीं होते ये खाली टाइम पास करते हैं, बस उन्हें बस उसका ही फ़ोन उठाना ही नहीं है। उठा लिया करो, 1-1.5 मिनट की बात है, पूछ लिया करो क्या काम है, छोटा मोटा कोई काम होगा कि टमाटर ले आना, लाइटर ख़राब हो गया, लेकिन उसको वही नहीं सुनना, फिर शाम को बेइज्जती कराता है। फिर दिन में कितना ही VIP बन लो, रात को तो वहीं चक्कर काटेगा पजामा पहन के। तो सिंपल सी बात है कि, और दूसरी चीज़ जो था, ज़्यादा किसी पे लगाम मत खींचो, सारी लगाम ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाले को याद करो, हरे कृष्ण बोलते रहो, एंजॉय करने पे लोड दो, बस खाली एंजॉय करो। जो दिन चले गए वो वापस नहीं आएगा, आज का दिन दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। जो आज मेरे लेक्चर से वंचित रह गए वो रह गए, उनकी किस मैं तो आपका दोस्त समझता था ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया लगा, सब नहाए धोए बैठे हैं सब, जो है राजेश चेतन जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और जो MC गुप्ता जी, देखो ये संस्कार होते हैं, ये कहीं सिखाया थोड़ी है, ये न कभी स्कूल में सिखाए न कुछ करे, ये अंदर से संस्कार है, ठीक है ना। तो जो आदमी जिसका दिमाग ये आ जाएगा, ऊपर वाले CCTV के काम करेगा, ऊपर वाले से ध्यान करके करेगा, उसको दुनियादारी से अपने आप कनेक्शन कट जाएगी, कौन क्या बोला, उसको सिर्फ ये रहेगा कि भी ऊपर वाले के नज़र में ठीक रहना चाहिए आदमी, है ना। लेकिन देखो ये कितनी बड़ी बात है कि, और ये चीज़ें अगर स्कूल में भी पढ़ाई जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस सिखाई जाए, पेड़ लगाने की इंपॉर्टेंस सिखाई जाए, कि भी प्रोजेक्ट वर्क में क्या बताते हैं कि हाथी बना के ले आना, घोड़ा बना के ले आना, वो बना के लाता है। छुट्टियों में कहते हैं भी पेड़ लगा के आना है, फोटो दिखाना है घर में, उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे जिसने पेड़ लगाए हैं ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ें अगर ये पहले ही करवा दे तो हमें कुछ कहने की करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है केला खा के छिलका फेंक देते हैं गाड़ी से, पिछले कोई फिसले नहीं फिसले, वो पढ़ाई लिखाई तो जीरो हो गई ना। तो ऐसे आदमी की तो उसकी डिग्री जीरो कर दो, अनपढ़ बना दो, उसको काट दो, उसकी कैंसिल कर दो। पार्किंग करनी नहीं आती लोगों को, गाड़ी ले ली उसको पार्किंग करनी नहीं आती। जहाँ 3 गाड़ी लगनी थी वहाँ मैंने फंसा दी, एक ही टेढ़ी कर देगा, 2 ही नहीं, दूसरी नहीं लग पाएगी। चलो अब मैं ज़्यादा ज्ञान देने लग गया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश चेतन जी का, बहुत बढ़िया, मतलब फिर से एक बार जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं। 3 मिनट की जगह 6 मिनट दे दिए, धन्यवाद भाई साहब। अब रुको नरेंद्र सिंघानिया जी आएंगे, अग्रवाल जी से, दोनों से कराओ, अग्रवाल जी भी आ जाए, दोनों आप भी आओ तो दोनों आओ।
चॉइस होनी चाहिए ना, कौन सम्मान करेगा। समोता जी वहीं से ताली बजाएंगे। समोता जी रिकॉर्डिंग कर लो भाई, फोटो वाला। कल PHQ में ये फोटो लगेगा। आप इधर आओ नरेंद्र जी। हाँ हाँ, एक फोटो आप तीनों आ जाओ, एक साथ आओ, मैं भी आ जाऊँ। एक एक सूत्र जीवन जीने का आनंद बढ़ा देगा। यस और नो? कुछ बात भीतर गई कि नहीं गई? क्यों भी प्रवीण बता, मैं पूछूंगा जाह्नवी से फोन करके इसमें कुछ सुधार आया कि नहीं आया, वैसा ही है। तो ये इनकी खूबी है हमारे भाई साहब की, राजेंद्र कलकल की। गांव हिमलोटा के हैं, चरखी दादरी के पास। धर्मवीर जी आपके काम के दौरे के होंगे मेरे हिसाब से। यो संजरवास और इमलोटा में कितना फर्क भाई? हाँ, क्या किलोमीटर का? बस फिर तो तुम एक गुवाहाटी भाई हो गए दोनों। ये इमलोटा आप संजरवास के हो। थोड़ी थोड़ी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे जी, और बरसात का भी समाचार ये रुक गई अब तो। हाँ, 100 की बात हुई थी, 30 भी नहीं बढ़ाए। चलिए बहुत अच्छा। अब हम बिना किसी प्रतीक्षा के कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं। प्रमोद भैया, अब मेरे ख्याल से रन थ्रू चलाया जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारे बीच में राजनीतिक क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बुलाते हैं पहले, फिर पैटर्न को बुलाएंगे। हमारे बीच में जो भी राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, निगम पार्षद हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी भिवानी से संबंध रखते हैं, हमारे गांव के हैं, वो सब मंच पर सादर आमंत्रित हैं। पूनम भारद्वाज, धर्मवीर जी, शिखा भारद्वाज जी। अच्छा, जिनकी राजनीति में जाने की आज से इच्छा बनी हो वो भी आ सकते हैं। भाई मैं तो कल से लड़ूंगा, तो वो आ जाओ भाई। जो किसी का मन हो गया, वो घना ही मन हो गया, तो आ जाओ भाई, क्या बात हो रही। हाँ, दिनेश भैया, पवन मोड़ा जी, आइए, सबका सम्मान करेंगे। आइए नवल जी, आप भी आइए मंच पर। हाँ जगत नारायण जी, आनंद पॉलिटिक्स में है, आ जाओ आनंद भैया, आओ। अरे आओ तो सही, मैं बुला रहा। आएंगे नहीं है? अभी हमारे कुछ और मित्र आ रहे हैं। एक काम करें, कांता जी से करवा दीजिए सब। हाँ आइए, और आप उनका कर दीजिए, धर्मवीर जी का। हाँ कांता जी आप करिए दोनों का। हाँ, और एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। लो मुझे दे दीजिए। पूनम जी का आप करेंगे। लो, आपकी तो लोकल विधायक है। आपको तो आशीर्वाद। आप तो वैसे भी इनके पैटर्न हो सर, इनके परिवार मेंटोर हो इनके परिवार के। कि सुरेश भारद्वाज का परिवार तो भाई नवल जी से बाहर थोड़ी है। मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। अभी कंधा जी हमारे कुछ विधायक, कुछ पार्षद अभी रास्ते में हैं। एक राउंड हमको बाद में करना पड़ेगा आखिर में। हम तीनों के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। धर्मवीर जी रोहिणी सेक्टर 3 वहाँ के निगम पार्षद हैं। इनके गांव जो इनका है सांजरवास, जैन मंदिर सुना होगा आपने। यहाँ से आप जब जाओगे भिवानी तो रानीला रास्ता जैन मंदिर की तरफ जाता है। रानीला के पास में सांजरवास। मैं राइट? ठीक, गूगल मैप तो ठीक काम कर रहा है, कई बार गड़बड़ हो जाती है मेरे मैप में। तो वहाँ इनका गांव है। धर्मवीर जी की एक खूबी है जो मैंने आपको सबको बताना जरूरी है। रोहिणी वाले कितने बैठे हैं भाई? मैंने जब भी किसी काम के लिए फ़ोन किया, कई बार पार्टी की मीटिंग होती है, पार्षद को सेशन चल रहा है निगम का, मिस कॉल हो गया। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनके मोबाइल में कोई मिस कॉल नहीं रह सकता। इनका तुरंत कॉल बैक आएगा, बोलो राजेश भैया क्या बात थी। ये खूबी है धर्मवीर शर्मा जी की। तो हमको प्राउड होता है कि हमारे गांव का एक व्यक्ति दिल्ली निगम पार्षद है, दिल्ली नगर निगम में,
और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अभी और लोग आ रहे हैं। दिल्ली नगर निगम में अपने 7 निगम पार्षद हैं भिवानी के, और दिल्ली में 2 हमारे विधायक हैं, भाई अशोक गोयल देवराहा और दिल्ली की मुख्यमंत्री, आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं आप लोगों को कौन है, रेखा गुप्ता, गांव बोंद की है। अशोक गोयल देवराहा दिनोद गांव का है। ये पता होना चाहिए कौन से गांव के हैं। जोड़ दो, बोलो। रेखा पुत्र वधु है। जगह सुन लो बात को, एक बात को, जिस दिन छोरी ब्याही जा है ना, उसका गोत्र भी बदल जाता है, उसका गांव भी बदल जाता है, उसका सब कुछ बदल जाता है। तुम काहे को ढो रहे हो यार? मैं आपको सच्ची बात बताऊं भाई साहब, मैं, ये मीडिया वाले बैठे हैं, गुलशन भैया बताएंगे। मैंने जब पहली बार मीडिया को ये कहा कि ये हमारे भिवानी की है, तो मेरे सर पे आए पत्रकार, अरे बड़ा झूठी बातें फैलाते हो राजेश चेतन, तुम कवियों का काम यही है? मैं कहा अच्छा, मेरा काम यही है। मैंने 3 मिनट के बाद 5 साल पुराना वीडियो जो भिवानी परिवार के स्टूडियो में आके उसने रिकॉर्डिंग की थी हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने, मैंने जारी किया अपनी फेसबुक पर। मगर ये लो, भिवानी के लोग, उसमें रेखा गुप्ता जी मेरे सामने बैठ के इंटरव्यू दे रही है। अरे बोले ये तो भिवानी की निकली। मैं, तुमने हमको कमजोर समझ रखा है भिवानी वालों को। फिर अगले दिन अखबार में हेडलाइंस लगी कि वो वहाँ की बहू, बोंद की बहू और जुलाना की बेटी, हमारा तो नाम को ले नहीं रहा था भाई, पर हमने अपना नाम लिखवाया आखिर में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाह रहा हूं कि 2 शब्द हम सुने, और इसके बाद पूनम शर्मा भारद्वाज। पूनम जी का गांव जो है वो है नहीं, कायला, तो उसका लोकेशन याद कर रहा हूं, कायला अगला गांव, सांजरवास से अगला गांव कायला, कायला बडाला, ठीक बोल गया, ठीक पहुंच गया। हाँ हाँ, जीपीएस ठीक काम कर रहा है। कायला बडाला गांव की हैं सुरेश भारद्वाज जी का नाम सबने सुना होगा, अपने भिवानी परिवार के मेंबर हैं, हमेशा अपने बीच आते रहते हैं। सुरेश भारद्वाज जी बहुत सक्रिय, बहुत एक्टिवली हैं, उनसे उनके परिवार से हैं पूनम जी। दिल्ली विधानसभा में हमारी बुलंद आवाज़ है। देखो कितनी अच्छी बात है, हमारे भिवानी की 2 महिलाएं विधायक हैं और 1 हमारे भाई विधायक है, 3 हैं हमारे। अच्छा, और निगम पार्षद है पूनम जी अभी विधायक है, वो तो मैं कह रहा हूँ, तो 3 हो गए ना एमएलए हमारे। अशोक गोयल देवराहा, गड़बड़ करा दी तूने यार। हाँ आप ही बता दो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूनम शर्मा भारद्वाज, और पहला चुनाव मैंने 2012 में लड़ा था निगम पार्षद का। फिर 2017 में मेरे पापा ने लड़ा, वैसे तो 2007 से ही लड़ रहे हैं। 2022 में मैं फिर दोबारा निगम पार्षद बनी, और अब 2025 में मैं विधायक बनी। और एक और आप सबके आशीर्वाद से एक और दायित्व मिला है, पूरी दिल्ली के अंदर महिला एवं बाल विकास की चेयरमैन बन भी। और मैं भी कायला बडाला की बहू हूँ। हाँ जी, सुरेश भारद्वाज जी मेरे ससुर साहब हैं, वो उनका गांव है। मैं ब्याह के उस गांव में गई हुई हूँ, तो मैं भी वहाँ की पुत्र वधू हूँ। हाँ जी। और अच्छा, ये भी पीएचक्यू वाली है। अच्छा, तिहाड़ जेल और खतरनाक है। एक बार मैं लगातार तिहाड़ में कवि सम्मेलन कर रहा था, रमेश जी। एक दिन वहाँ शेखर अग्रवाल साहब थे जेलर, उन्होंने कृपा करके हमारे को गाड़ी भेज दी लेने के लिए घर पे। तो मेरे घर के नीचे एक कार आके खड़ी होगी जिस पर लिखा था तिहाड़ जेल। तो जैसे ही कार घर के नीचे आई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। चौकीदार ने कहा वो राजेश चेतन भीतर जा रहे हैं, चलो भाई। बड़ा अच्छा लगा, पूरे मोहल्ले ने मेरा स्वागत किया। कितने लोग प्रेम करते हैं, देखो बोला जा रहा है तो अच्छा है। तो पूनम भारद्वाज शर्मा या पूनम शर्मा भारद्वाज, एक ही बात है। अच्छा लगा। थोड़ा सा बताओ ना पूनम जी, विधानसभा में क्या चल रहा है, और आप तीनों का आपस में ये पता है कि नहीं? आप तीनों भिवानी के हो, अशोक जी को और रेखा जी को आप ये पता है कि भिवानी के नाते परिचय आप तीनों का आपस में नहीं है? हाँ ये बताओ ना थोड़ा सा। देखो जी, सांजरवास
सांजरवास की मेरी दादी थी और ये मेरे कुनबे में लग गए हैं। ये भी आपको बता दूँ, ये मेरे कुनबे के ही हैं। मेरी जो दादी हैं उनका जो भतीजा है उनकी बहू ब्याह के आ रखी है और वो उन्हीं के घर की बेटी हैं। अनीता हमारी मतलब बुआ जी लगती है, वो उनकी बहन है, तो हमारी रिश्तेदारी में ही है। और शिखा जी भी मेरे साथ पार्षद थी अभी 2022 से, और धर्मवीर भाई साहब भी मेरे साथ पार्षद रहे हैं। और विधानसभा की बात करूं तो आप सबके आशीर्वाद से पहली बार गई हूं। जो सीखने को मिलता है सीख लेती हूँ। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा जहाँ से कुछ मिले ना वो ले लेना चाहिए, बटोर लेना चाहिए, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और आप लोगों ने भिवानी परिवार मैत्री संघ में मुझे जोड़ा, वो भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बेटी मैं दिल्ली की कहूँ या हरियाणा की कहूँ, क्योंकि मेरा गांव दिल्ली से लगता वही गांव है। बहादुरगढ़ के पास में ही मेरा गांव है, नीलवाल गांव। दिचाऊ सुना है? दिचाऊ से अगला गांव है मेरा नीलवाल, वहाँ की मैं बेटी हूँ। और आप सब अपने परिवार के बारे में बता रहे हैं, मैं भी बता देती हूँ। मेरी मम्मी तिहाड़ जेल में काम करती हैं, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट है। पापा मेरे NHI में सीनियर ऑडिटर है, रिटायर्ड हो चुके हैं। बस इतना छोटा सा परिवार है मेरा, पर आप पे छोटा नहीं कहूँगी। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ में जोड़ी हूँ तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है। और अभी प्रियंका दीदी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई, मैं दिल से उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। सी इज़ वेरी अमेजिंग, आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई, मैं सैल्यूट करती हूँ आपको। सीरियसली मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं जल्दी से किसी की तारीफ़ भी नहीं करती हूँ। और प्रोग्राम थोड़ा लंबा चलेगा, मुझे अभी तालकटोरा स्टेडियम में भी जाना है, वहाँ पे सिद्धेश्वर बाबा जी का प्रोग्राम है। दीदी मैं भी भारद्वाज हूँ, मैं मायके से भी भारद्वाज हूँ और ससुराल की तरफ से भी भारद्वाज हूँ, दोनों तरफ से ही भारद्वाज हूँ। वो शासन अलग है हमारा, मगर दिल्ली में जब पापा आए तो शर्मा लिखने लग गए, तो मेरे पापा शर्मा के, उससे फिर भारद्वाज। मैं भी पूर्व जन्म में भारद्वाज ही था। अब आप प्रूव कर सकते हो क्या? देखो जी, पंडितों के बिना किसी की भी गति नहीं है। पैदा होते हैं तो पंडित जी, और आखिरी जब सांसारिक यात्रा खत्म करके जाते हैं तो भी पंडितों की जरूरत पड़ती है। तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ और आप सबके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले प्रोग्राम में मैं नहीं आ पाई थी, उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे से कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करूँगी। आपके कार्ड निरंतर मुझे मिलते रहते हैं, मैसेज भी मिलते रहते हैं। और आज के लिए माफ़ी चाहूँगी, 1-2 प्रोग्राम है, तीज का भी प्रोग्राम है। नवल जी को पता है कि आज अशोक विहार के अंदर जैन समाज का प्रोग्राम है, तो थोड़ा जाने में भी समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसके बाद ये जो एक व्यक्तित्व हमारे बीच में है, जिनका नाम होता है शिखा गुप्ता भारद्वाज। देख लो, ये बताएंगी सारी बात आपको। शिखा जी सरस्वती विहार और आपके इलाके में पड़ता है हर्ष विहार गृह मंडल है, और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरस्वती विहार, पीतमपुरा गांव, सरस्वती विहार। शिखा आपके आप वाले में आपका कार्यालय पड़ता है, इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में। शिखा जी के बारे में बता दूं मैं, शिखा जी बहुत डायनेमिक निगम पार्षद हैं और भिवानी परिवार से उनका जो रिश्ता है, भिवानी में जहां इन्होंने विवाह किया है जिस परिवार में, वो भिवानी का बहुत पुराना बड़ा प्रसिद्ध परिवार है, जिसको हम जानते हैं पुजारी परिवार। जानते हैं कितने लोग? सुरेश जी ने बताया, यस, पुजारी परिवार की पुत्रवधू हैं शिखा गुप्ता भारद्वाज। और शिखा जी बहुत ही विनम्र हैं अपने काम के प्रति। आज भी मैंने फ़ोन किया, दिनेश भाई कहाँ गए दिनेश जी, आपका संपर्क बन गया होगा शिखा जी से। तो शिखा जी किसी भी काम के लिए, भिवानी परिवार का कोई भी हम मैसेज भेजते हैं, तुरंत इनका काम शुरू हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि नए नए प्रयोग करती हैं वो अपने चुनाव क्षेत्र में। मैं चाहता हूँ कि वे कुछ 2 बातें आपसे करें। शिखा गुप्ता भारद्वाज। धन्यवाद भाई साहब। आप सभी को राम राम जी। भिवानी परिवार की बहू हूँ
इसलिए अभी जब मेरा पूरा नाम लिया गया तो नीचे से आवाज़ आई, ये कैसे। तो जितना गर्व मुझे भिवानी परिवार की पुजारियों की बहू होने पर है, उतना ही गर्व चुलकाना के गुप्ता परिवार की बेटी होने पर भी है, क्योंकि मेरे माता पिता ने सबसे बड़ा दान किया कन्यादान, और ब्राह्मणों को किया हुआ दान सबसे बड़ा दान महादान माना जाता है। तो यही है जो आपने पूछा कैसे, वो ऐसे चुलकाना के गुप्ता परिवार की बेटी हूँ और भिवानी के भारद्वाज परिवार की बहू हूँ। मेरा सौभाग्य है कि एक व्यावसायिक परिवार से आती हूँ। मेरे परिवार का, पैतृक परिवार का ज्वेलरी का बिजनेस है, लेकिन मेरी शादी हुई तो वो इंजीनियर्स के परिवार में, जहाँ पर मेरे दादा ससुर से लेकर सभी इंजीनियर्स हैं, और अब तो चौथी पीढ़ी यानी कि मेरी बेटी भी, वो भी इंजीनियरिंग कर रही है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बच्चों ने भी अपने परिवार की परंपरा निभाने का लक्ष्य उठाया है, बीड़ा उठाया है। सेवा के क्षेत्र में आई हूँ पेशे से, वैसे मैं भी कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन 2017 में ना जाने क्यों मोदी जी के विजन से प्रभावित होकर ऐसा लगा कि ये नई सुबह की पुकार है, और अपने ससुर साहब से आज्ञा लेकर मैं राजनीति में उतर पड़ी। जब अपने पापा को बताया तो उन्होंने एक ही सवाल किया, अरे राजनीति कोई अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ी ना होती है, अपने ससुर से पूछ लिया। मैं कहा हाँ, उनका सपोर्ट है। तो ये मेरी शुरुआत हुई जब मैं राजनीति में उतरी, और बहुत ही कम समय में 2017 से 2022 में ही संगठन ने मुझे निर्देश दिया कि दूसरे विधानसभा के दूसरे मंडल में जाके चुनाव लड़ो, और मुझे भिवानी परिवार का इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद मिला कि पूरी विधानसभा में सबसे अधिक बहुमत से मुझे नगर सेविका के दायित्व पर बिठाया गया। अभी प्रयोगों की बात की तो हाँ, प्रयोग करने का शौक़ है। वही इंजीनियरों के परिवार से हूँ तो दिमाग में कीड़ा चलता रहेगा नए नए प्रयोग करने का। तो मैंने 2 प्रयोग नए किए हैं, एक काउंसलर ऑन व्हील्स और एक सेवा कनेक्ट। मैंने अपने चुनाव प्रचार में सभी क्षेत्रवासियों से ये वादा किया था कि मैं सबके साथ 24 घंटे जुड़ने का प्रयास करूँगी, और एक ऐप के माध्यम से, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा समय हम अपने जीवन साथी से भी ज़्यादा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा समय अपने मोबाइल फ़ोन को देते हैं। अगर एक परिवार के 4 सदस्य शाम को बहुत दिनों बाद आज डिनर पे बाहर चलते हैं ये कह के बाहर जाते हैं, तो डिनर टेबल पे चारों जने अपने अपने इस साथी के साथ ही समय बिताते हैं। वहाँ पर सहायक आता है, साहब ऑर्डर, हम कहते हैं ऑर्डर, क्योंकि सब तो फ़ोन पे लगे थे, मेन्यू कार्ड पढ़ने की फुर्सत ही नहीं थी, तो इसलिए 5 मिनट बाद आई हो। और आजकल तो रेस्टोरेंट वालों ने भी नया प्रयोग कर लिया है, वो मेन्यू कार्ड नहीं, सामने बार कोड रख देते, अपने फ़ोन से स्कैन कर लो, मेन्यू फ़ोन पे आ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है हम अपना फ़ोन छोड़ेंगे ही नहीं। तो उसी साथी को दिमाग में रखते हुए मैंने एक मोबाइल ऐप बनाया है, सेवा कनेक्ट। उस सेवा कनेक्ट के माध्यम से सभी क्षेत्रवासी मुझसे 24 घंटे जुड़े रह सकते हैं। रात को 2 बजे भी आप किसी फंक्शन से अगर घर वापस जाएंगे और सड़क पे कोई समस्या देखेंगे या कुछ लगेगा, या घर में बैठे कभी कोई अचानक ख्याल आ जाएगा कि ये बात उसको बतानी है, सुबह तक भूल ना जाए, तो आप अपना फ़ोन उठा के सेवा कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से मुझे आप वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तुरंत मेरे पास SMS आएगा, मैं उसको देखकर जिस भी अधिकारी को असाइन करूंगी उसकी सूचना भी रेजिडेंट के पास जाती है, और इस तरह से ये 2 डुअल डायरेक्शन वार्तालाप हमारा शुरू हो जाता है। ये मेरा एक नया प्रयोग है। इसी तरह काउंसलर ऑन व्हील्स, मैं कोशिश ये करती हूँ मुझे कहीं से पता चल जाए तो आपको काउंसलर के दफ्तर तक आने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलर का दफ्तर, आप मेरी गाड़ी अगर देखेंगे, जिस गाड़ी को मैं काउंसलर ऑन व्हील्स, सारे कागज़ जो एक काउंसलर के दफ्तर में आपको चाहिए, कोई लिस्ट, कोई फॉर्म, कोई कुछ भी, वो सब आपको उसी में मिलेंगे। आपको दफ्तर तक आने की ज़रूरत नहीं, हम सेवा आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। एक जो भी समस्या रहती है, कुछ भी है,
तो उसे समाज के साथ जुड़कर बातचीत करके उसका निवारण करने का, उस समस्या का, ये एक मेरा मनचाहा प्रयोग है, क्योंकि बातचीत करने का बहुत शौक है। ये तो आपको अभी भी पता चल गया होगा। भाई साहब ने माइक क्या पकड़ाया, मेरी छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। इसलिए कई बार बच्चे भी कह रहे थे मम्मी आप तो भाषणी देवी हो। तो ये एक छोटा सा परिचय आपके सामने आपकी इस बेटी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा? इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के कोई हमारे यहाँ पर बैठे हैं क्या जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो? दिनेश जी जाने वाले हैं। हाँ, सांवर भाई कहीं बैठे हैं क्या? सांवरमल गोयल जी? अच्छा, वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय CL अग्रवाल साहब भी आ गए, हमारी भाभी भी आ गई है। आप दोनों का स्वागत, हमारे नवरत्न अवार्डी हैं। अब ये हम इनको सुनेंगे। आदरणीय धर्मवीर जी, गांव सांजरबास, सेक्टर 3 रोहिणी के निगम पार्षद हैं। दूसरी बार बने कि तीसरी बार बने? वैसे पहली बार बने आप, पहली बार निगम पार्षद बने हैं। धर्मवीर जी बहुत डायनेमिक हैं, बहुत काम करते हैं रियली, और बड़ी कनेक्टिविटी बना के रखते हैं हमेशा। असली बात यह है, कभी भी धर्मवीर जी को फ़ोन किया तो फ़ोन उठता है, रिप्लाई आता है इनका हमेशा। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने गांव के लोगों से थोड़ी बात कर लें, क्योंकि दिल्ली में कम मौका मिलता होगा अपने गांव के लोगों से बात करने का। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम है चिट्ठी मेरे गांव की। तो गांव वाले लोगों ने बुलाया है, थोड़ा कनेक्ट हो जाओ आप भी। मैं पहले तो अपने भिवानी परिवार मैत्री संघ, सभी मेरे बड़े, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, उनको सर झुका के नमन करता हूँ, क्योंकि इस परिवार से जुड़ने के बाद जो आनंद मुझे अनुभव होता है वो पहले कभी नहीं हुआ। मेरा पीछे का बैकग्राउंड इतना है, मेरे फादर आर्मी से सूबेदार से रिटायर हैं और मेरे से बड़े वाले भाई भी आर्मी से रिटायर हैं। मेरी 3 बड़ी सिस्टर हैं, जो एक जीजाजी बड़े रेलवे में, दूसरे डॉक्टर, और जो तीसरे सबसे छोटे वाले हैं वो आर्मी से सूबेदार से वो भी रिटायर हैं, और मेरा साला भी आर्मी में है। जब सैनिक परिवार, पूरा सैनिक परिवार है, पीछे का कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं राजनीति में मेरा परिवार रहा हो। शुरू में एक देश के प्रति ललक जगी। यहाँ हमारे बड़े भाई सुरेश जी और बहन चित्रलेखा जी यहाँ पर बैठी हैं। इन्होंने एक तिरंगा यात्रा शुरू की थी, मैं उस तिरंगा यात्रा में जुड़ा। जैसे जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए नवीन जी यहाँ से गए थे, उस यात्रा का मैं हिस्सा रहा। दूसरा, हमारे बाघा बॉर्डर से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार ने जब नारा दिया था, वो हमने बाघा बॉर्डर से वो शुरू की यात्रा और दिल्ली में यहाँ पर हमें समापन की। उसके बाद एक सैनिकों के सम्मान में एक यात्रा निकाली, वो भी बाघा बॉर्डर से, पंजाब से होते हुए, हरियाणा होते हुए, और लाल चौक, इस पे अपने लाल किले पे उसका समापन हुआ। तो जैसे जैसे जुड़ते गए, देश के प्रति एक ललक सी जगनी शुरू हुई, और यहाँ पर फर्स्ट टाइम मुझे पार्टी ने मंडल अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मैं पार्टी से जुड़ा, और जब कोरोना काल आया, 24 घंटे मेरी 2 बिटिया, अभी तीसरी इलेक्शन के बाद हुई है, 2 बिटिया थी, मैंने वो दोनों बिटिया और मिसिज को गांव छोड़ दिया, और खुद यहाँ पर एक जनरेटर और पानी की टंकी, एक गाड़ी लेकर पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पर हमने सैनिटाइज नहीं किया हो। पूरे घर में सबके घरों तक पहुँचे। वो पार्टी ने देखा, उसके बाद मेरे लिए तो बहुत बड़ा, पार्टी ने बहुत कुछ दिया मुझे। एक सामान्य से कार्यकर्ता को टिकट दी, और आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से आज निगम पार्षद बनकर आपके बीच में हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा, जो हमारे सीनियर सिटीजन, जो हमारे मार्गदर्शक, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं,
उनको हम कभी भी ना भूलें। मैं देखता हूँ मेरे पास जब काफ़ी लोग आते हैं, दिल में पीड़ा होती है, किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन एक माँ बाप को रोटी खिलाने के लिए जगह नहीं है। फिर मेरे मन में एक ललक जगी कि क्यों न इनको सम्मान किया जाए। पिछले कई सालों से देखते हुए मैंने हर मेरे वार्ड में 3100 सीनियर सिटीजनों के नाम और फ़ोन नंबर इकट्ठा किए, उनके नाम से मोमेंटो बनवाए और घर घर जाकर मैंने उनको एक शॉल और मोमेंटो के माध्यम से सम्मानित किया। तो मैं आप सभी से इतनी ही प्रार्थना करता हूँ, ये आपका छोटा बच्चा 24 घंटे पार्टी के लिए, संगठन के लिए, अपने इस परिवार के लिए समर्पित है। जब भी 24 घंटे, चाहे दिन में, रात में, किसी भी टाइम फ़ोन करेंगे, मैं आपके बीच में हूँगा। छोटा है ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं पुनः आप सभी का और राजेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस परिवार में मुझे हर बार बुलाया जाता है और कोशिश यही रहती है कि मैं यहाँ पर पहुँचूँ। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप थोड़ी देर और रहिए, क्योंकि अगर रह सकें तो हमारे कुछ सांसद जी तो चले गए, धर्मवीर जी तो अभी एनडी गुप्ता साहब भी आ रहे हैं, शहनवाज हुसैन साहब भी आ रहे हैं, और कुछ और पार्टी के आपके संभव हो तो देख लीजिए। अच्छा, एक परिचय और करवाओ, 1 मिनट रुकिए। एक आप कुछ बोलना चाह रही हैं? 1 मिनट भाई। वो कहाँ है, निर्मल सिंघल कहाँ है? एक बार आना भैया, निर्मल जी। थोड़ा विषय हटके है लेकिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंच पे उस विषय का भाव रखा गया है। महादानी आदरणीय श्री MC गुप्ता जी, ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है जो हमारे सामने है, ये एक शिक्षा और एक प्रेरणा भी देता है। मैं दधीची देहदान समिति में भाई साहब के साथ एक छोटी सी सेविका हूँ, तो इस मंच के माध्यम से अपने परिवार के सभी सदस्यों से ये निवेदन करना चाहती हूँ। कई बार हम कार्यकर्ताओं के लिए, हम सेवकों के लिए, ये भले ही हम समाज में कितने बड़े संदेशवाहक हो, लेकिन जहाँ बात अपने परिवार की आ जाती है तो ये महादान की चर्चा करना हमारे लिए कई बार असंभव हो जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे अवसर हमने देखे हैं जहाँ पे जाने वाला तो अपनी विल लिख गया था, वो तो अपनी इच्छा रख गया था कि मेरा देहदान होना है, मेरा अंगदान होना है, लेकिन उस घड़ी पर परिवार के सदस्य बिल्कुल अड़ जाते हैं और वो मना कर देते हैं, तब हमारी असमर्थता सामने आती है। तो इस मंच के माध्यम से मैं आप सब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जाना तो सभी ने है, क्यों ना कुछ ऐसा करके जाएं कि जाते जाते भी किसी के घर को रोशन कर जाएं। हमारी 2 आंखें जो हम दान करते हैं, वो 8 आँखों को ही नहीं बल्कि उन 8 सदस्यों से जुड़े हुए ना जाने कितने परिवारों को रोशन करता है। ये एक छोटा सा संदेश अपने परिवार के सभी सदस्यों को मैं देना चाहती हूँ और एक विनती करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से आगे घर में भी इसकी चर्चा हो और घर के सदस्यों से भी इसकी बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक परिचय मैंने इसलिए इनको बुलाया, आदरणीय निर्मल सिंघल जी हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप सारे दिल्ली में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में हैं। आप लोगों ने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सुना है? कौन है? असम के मुख्यमंत्री। असम के मुख्यमंत्री जो हैं, उनके साथ जो नंबर 2 पे मिनिस्टर हैं, वो आपके और मेरे भिवानी शहर के हैं, भिवानी के गांव के हैं, नक्कीपुर के हैं। उनका नाम है अशोक सिंघल। याद रखिएगा, भूल जाओगे। अशोक सिंघल जी ये असम में मंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद नंबर 2 पोजीशन के आदमी हैं, नक्कीपुर गांव के हैं। हमने उनसे भी प्रार्थना की थी आज आने की, वो आज कहीं व्यस्त हैं, लेकिन आपके ध्यान में आ जाए इसलिए उन्होंने अपने भाई को भेजा है कि निर्मल को भेज रहा हूं मैं। एक बार तालियां निर्मल सिंघल जी के लिए होनी चाहिए। कि और मैं बता दूं आपको कि हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए जो काम अशोक सिंघल और हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे उनके लिए तालियां बनती है। उन लोगों के लिए जो वो लठ बजा रहे हैं वहाँ पे, आसान नहीं है भाई वो काम करना।
सारे आसाम की हालत खराब हो गए थे, उसको सुधारना आसान नहीं है। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा का काम। निर्मल सिंघल जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। एक पटका लाइए और मैं आदरणीय प्रमोद जी स्वागत कर दीजिए निर्मल भाई का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वेट करना अगर कर सके तो प्लीज़। ठीक है जी। और अब